राधे राधे बेटा। चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। बेटा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या मतलब है कि मैम इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और पहली बात ये है क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है बेटा। जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है या फर्म प्रॉफिट जनरेट करती है ना, तो बेटा वो सारा का सारा पैसा ऐसा नहीं है कि अपने शेयर होल्डर्स में या अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। वो थोड़ा बहुत पैसा इमरजेंसी के लिए बचा के भी रखते हैं। वो इमरजेंसी किस चीज की हो सकती है, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा रिटेन अर्निंग, कि कुछ पैसा ना सेव करके रख लिया जाए फर्म के अंदर ही या कंपनी के अंदर ही। तो हम तो पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में ना आपको कुछ चीजें मिलेंगी। अगर आप जब बड़े क्वेश्चंस आपके पास आते हैं या पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप में कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व किस काम आता है बेटा, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा ना हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि कभी भी पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपको जरूरत पड़े किसी भी चीज के लिए, तो हम यहाँ से पैसा ले सकें। कुछ प्रॉफिट हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बिना बटा हुआ प्रॉफिट भी बचा करके रखते हैं, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व में भी प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं कि अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम यहाँ से पैसा लेके यूज कर सके, लेकिन ये होना सब फर्म के लिए चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी फर्म में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वहां अपने एम्प्लॉइज को क्लेम देने के लिए ये काम आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाते हैं हम बेटा, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स, डिवेंचर्स में हम पैसा लगाते हैं। तो अगर सपोज करिए उसी इन्वेस्टमेंट के रेट डाउन में चले जाएं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें नुकसान होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये तो थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मैंने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको जितने भी दिखाए हैं ना बेटा, ये सब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठे किए हुए, बचा बचा के आपने रखे हैं, ये वो प्रॉफिट है। और क्योंकि ये लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये सब पार्टनर्स का ही, क्योंकि आपने प्रॉफिट में से ही तो बचा के रखा है, और प्रॉफिट सभी पार्टनर्स ने कमाया है। वैसे तो ये सारा शेयर पार्टनर्स का है, लेकिन अगर हम बचा के रखेंगे ना बेटा, और बाद में मुझे जरूरत पड़े मैं ना बचाऊं, तो कोई भी पार्टनर जल्दी से अपने घर से पैसे नहीं लाके देगा। इसलिए हम पहले से ही पैसा बचा के यहाँ रख लेते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है, इनका बैलेंस क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। अब बात करें एसेट साइड, तो दो एक्यूमुलेटेड लॉस है। ये तो आपने 11th में भी बहुत पढ़ा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक P&L का डेबिट बैलेंस। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है कि आप प्रॉफिट बचा बचा के रख रहे हैं। कई बार इतना लॉस हो जाता है कि हम एक ही बार में सारा नहीं बांट पाते हैं, तो इसीलिए वो P&L का डेबिट बैलेंस हम एसेट साइड मेंटेन कर देते हैं। ये आपके सारे क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, इकट्ठे किए हुए लॉस। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये इनका बैलेंस जो है रिप्रेजेंट करता है डेबिट को। तो इस समय पे ना जब रेशो चेंज होता है, और ये सिर्फ बेटा रेशो चेंज के समय में नहीं है, चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट करा रही हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट करा रही हूँ, ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये तीनों में सेम ट्रीटमेंट चलेगा। तो इसीलिए यही अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें दो केस हैं। पहला केस, व्हेन पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। मैडम चेंज हो रहा था रेशो में, पार्टनर ना इनको बांटना चाह रहे हैं, इन्हें खत्म करना चाह रहे हैं बैलेंस शीट से। वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जब वो इन्हें बांट के खत्म करना चाहते हैं, मतलब वो ये नहीं चाहते कि बैलेंस शीट में ये पड़े रहें, वो चाहे एडमिशन का समय हो, चाहे रिटायरमेंट का समय हो, और चाहे फिर चेंज का समय हो। सेम दूसरा केस, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मैडम नहीं बांटना चाह रहे, वो चाह रहे हैं खाली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना, बाकी ये एज इट इज रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में ऐसे ही पड़े रहने चाहिए, ना जाने हमें कब जरूरत पड़ जाए। तो मैम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा, पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब ये बांटना चाहते हैं, तो बांटने में तो दो चीजें आ गई ना बेटा, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया, एक लॉस आ गया। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर ये बांटना चाहते हैं, आप किसी भी चीज को खत्म करना चाहते हो, तो अगर कोई चीज डेबिट है तो उसे क्रेडिट करके खत्म करोगे, और अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसे डेबिट करके, और डेबिट है तो क्रेडिट करके। इनके बैलेंस मैंने आपको अभी लिख के दिए, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जब आप इन्हें बांटेंगे तो ये बेटा डेबिट हो जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ 3 बैलेंस लिए हैं, जनरल रिजर्व, P&L का और कंटीजेंसी। मैंने अभी ये 2 बैलेंस नहीं लिए हैं, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के साथ केसेस भी आते हैं, तो मैं अभी बाद में कराऊंगी, पहले हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं।
जनरल रिजर्व का बैलेंस जो कि एक क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जब ट्रांसफर करूंगी तो डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स में मैं प्रॉफिट को बांट रही हूँ। ये P&L का बैलेंस क्रेडिट था, मैं बांट रही हूँ, डेबिट करूंगी कंटीजेंसी रिजर्व। इसका मतलब इन तीनों को जो बैलेंस अभी तक क्रेडिट है मैं उन्हें डेबिट करूंगी, और ओल्ड पार्टनर का मतलब ओल्ड रेशो में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। और मैम अगर ये बांटने लग जाए एक्यूमुलेटेड लॉस को, तो लॉस के लिए बेटा आप रिवर्स एंट्री बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम अभी दो बांटने नहीं सिखाए हैं बेटा, अभी ये नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, पहले मैं ये कर दूं, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ना हमारे पास केसेस आते हैं। केसेस कैसे आते हैं कि किसी एम्प्लॉय का हाथ टूट गया तो वो क्लेम ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, घट रही है, हमारे पास कितनी गुंजाइश है, तो इस तरीके के केसेस आते हैं। लेकिन इनमें केसेस नहीं आते हैं, तो इनकी सिंगल सिंगल जनरल एंट्रियां पास हो जाती हैं। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। लेकिन ये कब है? जब ये बांटना चाह रहे हैं। मैडम वो बांटना नहीं चाह रहे, बांटना नहीं चाह रहे तो पहले ये बताइए किसको नहीं बांटना चाह रहे, प्रॉफिट को या लॉस को? क्योंकि प्रॉफिट में तो तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। क्या इनको नहीं बांटना चाह रहे? हाँ जी मैडम, इन्हें नहीं बांटना चाह रहे। तो अगर इन्हें नहीं बांटना चाह रहे तो आप जैसे गुडविल की जनरल एंट्री पास करते हो ना, ऐसे ही पास करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सेम ट्रीटमेंट होता है। किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। और मैं कहूं बेटा लॉस को नहीं बांटना चाह रहे, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं बांटना चाह रहे हैं, या फिर P&L के डेबिट बैलेंस को नहीं बांटना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तो मैडम इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने बता दिया बांटना चाहते हैं नहीं बांटना चाहते। अब दो चीजें रह गई हैं आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बेटा नोट्स की तरह बना लेना, मैं अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता रही हूँ। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ना केसेस उठते हैं। मैम केसेस कैसे उठते हैं? बेटा मैंने अभी आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है कि आप लोग में से कोई भी अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, तो उसके लिए ना हम क्लेम बना के रखते हैं कि कल को उन्हें ऑफिस टाइमिंग के ड्यूरेशन में अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उन्हें क्लेम दे सकें। तो वो क्लेम उठता है। अब क्लेम उठता है तो वहां केसेस लग जाते हैं। केसेस कैसे लग जाते हैं मैम? ये 4 केसेस पे 5वां केस नहीं आएगा, इन 4 केसेस में से कोई भी एक केस हो सकता है। केस क्या हो सकता है? इफ देयर इज नो क्लेम, मैम किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगी? सेकंड केस, मैडम क्लेम तो है लेकिन जितना आपने रिजर्व बना रखा है उससे कम है। थर्ड केस में अगर मैम जितना आपने रिजर्व बनाया था ना सामने वाले ने उतने ही पैसे मांग लिए, मतलब क्लेम भी उतना ही है। चौथा केस, मैडम जितना आपके पास पैसा नहीं है ना उससे ज्यादा तो सामने वाला मांग रहा है, मतलब क्लेम ज्यादा है रिजर्व से। तो अब इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 2-3 है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फिर 1 अप्रैल 2024 से एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज एज फॉलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में 40,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, इफ देयर इज नो क्लेम। अरे जब सामने कोई क्लेम ही नहीं है तो बेटा जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे उठाइए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, मैंने आपको पहले बता दिया। आप देखिए ध्यान से, लायबिलिटी साइड गिवन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने से रिजर्व है उतने से। रिजर्व कितने से है? 40,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्योंकि एक इंटरनल लायबिलिटी है, उठाइए और पार्टनर्स में बांट दीजिए, उनका पैसा उन्हीं का प्रॉफिट था, क्लेम कोई है ही नहीं। तो 2-3 के रेशो में पुराने पार्टनर्स में 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल, इनमें बांट दो। 2-3 के रेशो में ओल्ड रेशो में बटेगा 16,000 और 24,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, या आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वजह क्योंकि कोई क्लेम नहीं था। बेटा कुछ बातें ध्यान से बता रही हूं, केस पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हर हाल में डेबिट होगा अगर वो बांटना चाहते हैं तो। अगर पार्टनर्स इन्हें बांटना चाहते हैं, इफ दे वांट डिस्ट्रीब्यूट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हर हाल में डेबिट होगा, और जितने से रिजर्व है बेटा उतने से डेबिट होगा। आप चारों केस देखना, मैं चारों केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करूंगी 40 से ही। और मैडम अगर क्लेम है
जैसे क्लेम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चलो इसमें तो नहीं है तो मैंने यहाँ क्लेम क्रेडिट नहीं किया, पर मैडम इन तीनों केसेस में क्लेम है, तो क्लेम हर हाल में क्रेडिट होगा, जितना क्लेम है उतने से क्रेडिट होगा। अगर क्लेम 20,000 है तो 20 से क्रेडिट होगा, अगर क्लेम 40,000 है तो 40 से क्रेडिट होगा, अगर क्लेम 50,000 है तो 50,000 से क्रेडिट होगा, हर बार क्रेडिट होगा अगर क्लेम है तो, जितने से है उतने से। तो पहला केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस में कहता है मैम इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 25, बेटा रिजर्व कितना है हमारे पास 40,000 और क्लेम कितना है हमारे पास 25,000। तो मैंने आपको केस बोला ना, इफ देयर इज अ क्लेम लेकिन रिजर्व से कम है, तब आप क्या करेंगे? तो मैंने अभी आपको कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हर हाल में डेबिट हो जाएगा और जितने से है उतने से डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हर हाल में क्रेडिट हो जाएगा और जितने से क्लेम है उतने से क्रेडिट होगा। मैडम आपके गुल्लक में 40,000 रुपए पड़े थे लेकिन आपने 25 का इस्तेमाल करा है, तो 15,000 बेटा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड रेशो में। तो 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल, बचा हुआ पैसा इन लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। 40 माइनस 25 15। 15,000 को बेटा आप 2-3 के रेशो में बांटेंगे तो 6,000 और 9,000। ये एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट। थर्ड केस, इफ क्लेम इज 40,000, मैडम जितना आपके पास रिजर्व था ना उतना सामने वाले ने क्लेम मांग लिया, तो मैंने आपसे कहा रिजर्व हर हाल में डेबिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40 और क्लेम हर हाल में डेबिट होगा जितने से क्लेम है 40, ना आपके पास कुछ बचा है ना एक्स्ट्रा है, एंट्री खत्म। नेक्स्ट, अब की बार मैम इसने जरूरत से ज्यादा पैसे मांग लिए, क्लेम था 50,000 और रिजर्व है मैम 40,000। अब आप क्या करेंगी? तो बेटा पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपको बोला हर हाल में डेबिट होगा, जितने से है उतने से होगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हर हाल में क्रेडिट होगा, जितने से क्लेम है उतने से होगा। मैडम ये एंट्री तो सही नहीं है क्योंकि डेबिट में 40 है, क्रेडिट में 50 है, तो बेटा डेबिट में 10,000 और डाल दो। मैडम किस नाम से डालें? एक न्यूली ओपन अकाउंट बनता है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर मुझे प्रॉफिट लॉस होता है तो हम यही ट्रांसफर करते हैं। अब तो मैडम आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो बेटा एक और एंट्री बनेगी इस लॉस को ट्रांसफर करने की, किसके बीच? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स में जब हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लॉस को बांटने की एंट्री हो रही है बेटा, जो मुझे लॉस हुआ है 10,000 का, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 10,000 के लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। किस रेशो में करना है मैडम? ओल्ड रेशो में करना है बेटा। ओल्ड रेशो कितना था? 2-3, यानी कि 4,000 और 6,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। एक बार आईएफआर का टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर 29-30 रह गया, उसे कर लेते हैं। बेटा पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर्स में करें, चाहे वो डिवेंचर्स में करें, चाहे गोल्ड में करें, चाहे प्रॉपर्टी में करें। तो जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटा इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है उसकी वैल्यू और घट भी सकती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया होता है ना, वो एक बैलेंस शीट बना के या पैराग्राफ की फॉर्म में दिया है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे तो यहाँ मैंने एक बैलेंस शीट बना दी जैसी उसमें बनी हुई है कि मैम एसेट साइड हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 6 लाख की और लाइबिलिटी साइड हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 54,000 का। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो बेटा इन कंडीशंस में हमारे पास 5 केस अराइज होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस में ये पांचों केस मिले, मेरा कहने का मतलब है 5 केस से छठा केस नहीं मिलेगा, ये पांचों ही केस मिलेंगे, या इनमें से एक मिलेगा या 2 या 3 या 4 या 5, लेकिन इसके अलावा आपको कोई केस नहीं मिलेगा। केस 1 की अगर बात करूं, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, मैम इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि बेटा आपको इसमें से कोई लाइन नहीं गिवन है, आपको खाली आईएफआर गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है और बाकी कुछ नहीं बोला। कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री आपसे बनाई जाए वो बनाइए। तो मैम इस कंडीशन में आप क्या जनरल एंट्री बनाएंगी अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है? तो बेटा ना तो मुझे ये पता कि रिजर्व घट रहा है, ना मुझे ये पता कि वो बढ़ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, मुझे कुछ नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप इस आईएफआर को उठाइए, डेबिट करिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका बैलेंस क्रेडिट है, वो लायबिलिटी साइड गिवन है। आईएफआर एक प्रॉफिट की तरह काम कर रहा है, पार्टनर्स में उठाकर बांट दीजिए। तो पार्टनर्स के नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 दे रखा है आपको, और अब ये नया रेशो चाहते हैं कि 2:3:4 है, लेकिन मुझे सिर्फ पुराने रेशो में बांटना है। तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल
और टू सीज कैपिटल। मैं केस 1 कर रही हूं। IFR कितना था? 54,000। 54,000 को बेटा 4:3:2 के रेशो में बांट देना। 4 3 7 और 2 9, 4/9। 54,000 का 4/9 इसका हो जाएगा बेटा 24,000, 18,000 और 12,000। ये हो गया तुम्हारा पहली कंडीशन कि मैम हमने IFR उठाया और पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। सेकंड कंडीशन, जैसे मैंने वहां बोला था ना बेटा WCR हर हाल में डेबिट होगा, केस चाहे कोई भी हो, ऐसे ही मैं बेटा यहां बोल रही हूं 1 2 3 4 5, इन पांचों केसेस में केस कोई भी हो IFR हर हाल में डेबिट होगा और जितने से है उतने से डेबिट होगा। तो मेरा 54,000 है, आप ध्यान से देखना, मैं हर बार 54,000 डेबिट करूंगी क्योंकि मुझे वो बांटना है तो मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। और मैम यहाँ आपने लिखा है इफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज लेकिन लेस देन रिजर्व, इफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज इक्वल टू रिजर्व, इफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज मोर देन रिजर्व। बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट फिलहाल आपको दी हुई है ना 6 लाख, इसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब मुझे नीचे जो क्वेश्चन देगा ना वो मार्केट वैल्यू देगा, मतलब ये बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे एडजस्टमेंट देता है कि अब मार्केट वैल्यू इतनी हो गई है इन्वेस्टमेंट की। वहां से मुझे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे कि सेकंड केस इसमें दिया है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। मैम सेकंड केस में इसने बोला, जो इसी क्वेश्चन का है 33, कि मैम मार्केट वैल्यू 6 लाख है, तो बेटा बुक वैल्यू भी तो 6 लाख है। भाई बुक वैल्यू भी 6 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, ना आपको फायदा है ना आपको लॉस है। तो मैडम इसका मतलब आप इसको भी बांट दोगी? बिल्कुल बांटूंगी बेटा, जैसे ये बांटा है मैंने सेम एंट्री बनेगी। अगर मार्केट वैल्यू भी सेम है बुक वैल्यू की जितनी, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उठाइए उसे बांट दीजिए। अब मैं थर्ड केस की बात कर रही हूँ जो इस क्वेश्चन ने मुझे दिया, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 591। मैडम अगर मार्केट वैल्यू जो है वो 591 है, 591 है, तो मैंने चेक किया बेटा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितने से डिक्रीज चली गई है। बेटा मेरी चीज थी 6 लाख की और वो रह कितने की गई? 591 की। मुझे नुकसान कितने का हुआ? 9,000 का। मैम आपकी गुंजाइश में आराम से है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज तो हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? 9,000 से, लेकिन लेस देन रिजर्व। रिजर्व मेरे पास है 54,000। तो मैडम अब आप क्या करेंगे? तो बेटा IFR हर हाल में डेबिट होगा, जैसे मैंने आपसे कहा 54,000 से, और इन्वेस्टमेंट चाहे कितने से भी डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट चाहे जितने मर्जी से डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अगर इन्वेस्टमेंट घटेगी तो क्रेडिट करोगे आप उसे। अमेरिकन अप्रोच कहती है कि एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्रेडिट कर दो। तो मेरी एसेट कितने से डिक्रीज हो रही है? 9,000 से। मैम आपने 54 में से 9,000 तो ले लिया, अब कितने बचे? 45। तो वो पार्टनर्स में बांट दो, वो पार्टनर का हिस्सा है। तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल, बचा हुआ 45 बेटा मैं इन तीनों में बांट रही हूं। कितना? 45। बचा हुआ 45 मैं इन तीनों में बांट रही हूं। किस रेशो में बांट रही हूं बेटा? जो पुराना रेशो था 4 3 2। तो 9 पंजे 45, ये कितना आ जाएगा? 5 की 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ये आपका हो गया। ये थी थर्ड आपका, जो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड केस है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपना फोर्थ केस देखूं तो फोर्थ में ये क्या कह रहे हैं? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 528। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? 528। तो मैम चीज मेरी 6 लाख की थी, 528 की हो गई। कितने का नुकसान हो गया? 72,000 का। मैम ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया। इफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज, डिक्रीज तो हुई मैडम कितने से? मैंने कहा जी 72 से। मोर देन रिजर्व, मैडम आपकी तो इतनी हैसियत भी नहीं है, जितने से ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, अब आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा देखो कुछ भी हो IFR हर हाल में डेबिट होगा, जितने से है उतने से डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट हर हाल में क्रेडिट होगी, जितने से डाउन गई है उतने से क्रेडिट होगी। तो मैडम डिफरेंस लिखिए। तो डिफरेंस आया जी 18,000। जैसे मैंने वहां डिफरेंस को रिवोल्यूशन का नाम दिया था, ऐसे ही हम यहाँ डिफरेंस को रिवोल्यूशन का नाम देंगे। IFR डेबिट, रिवोल्यूशन डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। अब मैडम वहां भी तो आपने लॉस को बांटा था, तो बेटा यहाँ भी लॉस को बांटेंगे। तो लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन का लॉस। लॉस कितना है? 18,000। 18,000 को बेटा 4 3 2 के रेशो में बांट दो तो कितना आ जाएगा? 8,000, 6,000 और 4,000। ये हो गया कंप्लीट फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5th की। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख
60,000। अब मार्केट वैल्यू हो गई है बेटा 6,60,000। मैडम ये तो इंक्रीज हो गई जी, बिल्कुल इंक्रीज हो गई है। तो अब मैडम अब बेटा कौन कौन सी एंट्री पास करेंगे केस नंबर 5 में? पहली एंट्री, क्योंकि मुझे कोई लॉस नहीं है तो इस IFR को उठाइए और पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट बांट दीजिए। तो IFR डेबिट 54,000 और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल 54,000 का उनका जो 4-3-2 का रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6 4 जा 24, 18 और 12, ये तो मैंने IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैडम आपकी एसेट भी तो बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो एसेट को डेबिट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मैम कितने से बढ़ रही है? मैंने कहा जी पहली चीज 6 लाख की थी, अब 6-60 की हो गई है, 60,000 से बढ़ गई है। तो क्रेडिट किसे करें? बेटा जब लॉस हो रहा था तो रिवोल्यूशन डेबिट कर रहे थे ना, तो अब प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट करोगे। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। मैम जब आपको ना लॉस हो रहा था तो आपने जल्दी से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो बेटा प्रॉफिट होगा ना तो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो रिवोल्यूशन पे आपने वहां डेबिट किया था तो उसके बाद मैंने लॉस बांटा था, अब मैं यहाँ रिवोल्यूशन क्रेडिट करके प्रॉफिट कर रही हूँ तो ये भी पार्टनर्स में जाएगा। तो यहाँ जो रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है अगली एंट्री में रिवोल्यूशन को डेबिट करके खत्म करेंगे। और ये जो 60,000 का प्रॉफिट हुआ है ये पार्टनर्स में 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल 60,000 को पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 29 छोड़ा था अभी बीच में। क्वेश्चन नंबर 29, AB पार्टनर्स है 3-2 के रेशो में, इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर रेशो हमारा 3-4 रहेगा। इस डेट पे देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस 70,000 इन P&L, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री दैट पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, की पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। बेटा क्या दिया हुआ है आपको? मैडम P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है हमारे पास। कितना बैलेंस पड़ा है P&L का क्रेडिट? मैडम 70,000 पड़ा है। बेटा इनका ओल्ड रेशो क्या है? AB का ओल्ड रेशो है 3:2 और क्लियर क्वेश्चन में लिखा है कि ये बांटना चाहते हैं। और अगर मैम नहीं लिखा होता तो भी बेटा मैं बांट देती, तो भी बांट देती। वजह क्योंकि जब तक आप मुझे ये बात लिख कर नहीं देंगे ना क्वेश्चन में कि ये नहीं बांटना चाहते, तब तक मैं ये मान के चलूंगी कि वो बांटना है। जो भी आपके पास चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉस हो, मैं यही मान के चलूंगी कि वो बांटना है, जब तक आप मुझे लिख कर नहीं देंगे कि नहीं बांटना। तो एक ही एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। 70,000 है, 70,000 को बेटा 3:2 के उसमें बांटेंगे तो 14 3 जा 42 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया अब हमारा रेशो होगा 2 3 4। P&L डिस्क्लोज अ डेबिट बैलेंस। अब की बार बेटा P&L का ना डेबिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, P&L का डेबिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है और रेशो दे रखा है ABC के बीच का पुराना 1 2 3। क्वेश्चन में हालांकि आपको नया रेशो भी गिवन है पर नए को मत ले लेना। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन P&L। ये कह रहा है इस P&L को बांटने की एंट्री कर दो। बेटा फिलहाल ये बैलेंस क्या है? डेबिट है। तो अब जब खत्म करोगे तो क्रेडिट करोगे इसे, तो डेबिट किसे करें? पार्टनर्स को। तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस बांट रहे हो ना, जब आप लॉस बांटेंगे पार्टनर्स में तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। कभी भी आप करेंगे ना, कभी भी किसी भी एंट्री में अगर आप पार्टनर के हिस्से में लॉस दे रहे हो तो पार्टनर को डेबिट करना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो है फिलहाल डेबिट था, अब मैं इसे खत्म कर रही हूं तो क्रेडिट करूंगी। कितने का P&L का बैलेंस दिया हुआ है आपको? 90,000 का। और क्या रेशो है बेटा? 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000, 30,000 और 45,000। ये आपकी एंट्री हो गई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट निकालिए बेटा। 31 में करा चुकी हूं बेटा, 32 क्वेश्चन निकालिए। PQR पार्टनर्स हैं एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2 है। और 31 मार्च 2018 को देयर बैलेंस शीट शो आर डेबिट बैलेंस 9,000 रुपए। बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है बेटा आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको दे रखा है 64,000। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया अब हमारा रेशो 2:1 रहेगा। इस पर्पस के लिए गुडविल जो है वो 4 लाख वैल्यू की गई है बेटा। और जो क्लेम आपको दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 वाज एडमिटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री।
जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे 3 चीजें नजर आई। एक तो मैम पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है 9000, एक मुझे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन के अंदर कितना 64, और मुझे क्या दे रखा है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो चाहिए मैम आपको। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, ये ओल्ड रेशो मेरे पास है 1 1 और 2, नया रेशो है मेरे पास 2 2 1। फर्म की गुडविल जो चेंज के समय मेजर की गई है बेटा वो 4 लाख, बैलेंस शीट वाली नहीं है ये, ठीक है। 2 तरह की गुडविल होती है, पहले बता दिया था, एक बैलेंस शीट में अपीयर्ड होती है, एक चेंज जब रेशो चेंज होता है तब होती है, तो ये वो वाली है जब रेशो चेंज होता है। और इसके बाद एक मुझे मैडम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है भाई, रिजर्व के अगेंस्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है कितना 30,000। अब कह रहा है मैडम जनरल एंट्री पास कर लो। जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे पता चल गया एक एंट्री इसकी बनेगी, एक एंट्री इसकी बनेगी और एक गुडविल की बनेगी। लेकिन जो गुडविल की एंट्री बनती है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस बनती है। जब रेशो चेंज होता है उस समय गुडविल की जो एंट्री बनती है वो कौन सी बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। इसका मतलब मैम जब आप सॉल्यूशन करेंगी तो पहले क्या निकालेंगी, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, पहले आप ये निकालेंगे। किसका, तीनों का निकालो, पी क्यू और आर का। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 1/4, 1 और 1 2 और 2 4, 1/4 1/4 2/4, ये था इनका ओल्ड नया। 2/5 2/5 1/5, एलसीएम लीजिए बेटा, -3/20, तो ये गेन कर रहा है -3/20 गेन कर रहा है, 6/20 ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। अब मैंने आपको कहा था गुडविल की एंट्री जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएंगे, यानी एंट्री क्या बनेगी, गुडविल के लिए बना रही हूं बेटा पहले, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर बेटा सैक्रिफाइस कर रहा है तो 2R इज कैपिटल। मैम कितनी लिखे इसमें, अमाउंट कितना डालें, तो बेटा मैंने आपको कहा था ना यही मल्टीप्लाई कर दिया करो जितनी आपकी गुडविल हो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60 और 120। ये तो हो गई मैम गुडविल की एंट्री, पहली एंट्री मैंने गुडविल की पास कर दी। मैम अभी पी एंड एल और WCR की रह रही है, तो बेटा पी एंड एल का बैलेंस आपको क्वेश्चन में डेबिट गिवन है तो क्रेडिट करिए, यानी पार्टनर्स को डेबिट कर देना। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, आप उनके हिस्से में लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। पी क्यू आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से बेटा 9000 से। 9000 को मैडम किस रेशो में बांटना है बेटा, 1:2 में बांटना है। 1:2 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2250 2250 45। तो ये सेकंड नंबर की एंट्री। थर्ड नंबर की किसकी बनेगी बेटा, WCR की। मैंने आपसे कहा था WCR हर हाल में डेबिट होगा, चाहे क्लेम हो चाहे ना हो। तो WCR मेरे पास है 64,000। मैंने कहा था क्लेम हर हाल में क्रेडिट होगा चाहे जितना मर्जी क्लेम हो, तो क्लेम है मेरे पास 30,000। और मैडम बाकी बचे हुए को क्या करें, पार्टनर्स में बांट दो बेटा। 2P इज कैपिटल, 2Q इज कैपिटल, 2R इज कैपिटल। कितना आपके पास क्लेम बच गया है बेटा, ये रिजर्व बच गया है 34,000। तो 34,000 को उठाओ बेटा और 1:1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 64,000 में से 30,000 गया, 1:1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 17,000, 85 और 85। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। 32 33 मैंने करा दिया, अभी IFR का टॉपिक था। अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 34। Samiksha, Ash, Divya were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 with effect from 1 April 2019. They agree to share future profit and loss in the ratio 2:5:3। बेटा पहले रेशो 5:3:2 था, अब रेशो 2:5:3 है। Their balance sheet show a debit balance 50,000 रुपए in the P&L। एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 का डेबिट बैलेंस दिया है, दूसरा IFR दिया हुआ है 40,000 का। और क्योंकि रेशो चेंज हो रहे हैं बेटा, इस पर्पज से गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया वो 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट आपको एसेट साइड दे रखी है 5 लाख की, जिसको अब वैल्यू किया गया है 480 पे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री आपको रियलाइज होती है वो जनरल एंट्री आप बना दो। तो पहले मुझे दिखाई देगा P&L का डेबिट बैलेंस 50,000 रुपए। तो मैम इसके लिए आपने बोला था क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो जब हम लॉस को ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, इसीलिए समीक्षा इस कैपिटल अकाउंट डेबिट
ऐश इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और दिव्या इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा पार्टनर के हिस्से में आप लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बैलेंस आपको डेबिट गिवन था। कितना डेबिट गिवन है? 50,000। अब मैंने उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया है। पुराना रेशो था बेटा 5, 3, 2, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो कितना आ जाएगा? 25, 15 और 10 हो गया बेटा। ये आपका लॉस ट्रांसफर हो गया। ये पहली एंट्री बनी आपकी। सेकेंड एंट्री किस बात की बना रही हूं मैं? और क्या दिया था मुझे? आईएफआर दे रखा था क्वेश्चन में। तो आईएफआर के लिए मैम आपने कहा था आईएफआर हर हाल में डेबिट होगा, चाहे जितने मर्जी से हो। तो आईएफआर हम कितने से डेबिट करेंगे? 40,000 से गिवन था, मैंने उतने से डेबिट कर दिया। उसके बाद मैम आपने कहा था अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे जितने से हो रही है। तो मैंने कहा बेटा इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? आपने कहा मैडम 5 लाख। मैंने कहा बेटा मार्केट वैल्यू कितनी है? आपने कहा मैडम 480। मैंने पूछा कितने का नुकसान हो गया? आपने कहा मैडम 20,000 का। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज जो हो रही है वो कितने से हो रही है? 20,000 से। तो बेटा बचे हुए 20,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू समीक्षा इज कैपिटल अकाउंट, टू ऐश इज कैपिटल अकाउंट और टू दिव्या इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बचे हुए जो 20,000 हैं उसको हम किस रेशो में बांट देंगे? जो इनका ओल्ड रेशो है 5, 3 और 2, इसी रेशो में बांटना है बचे हुए 20,000 को। तो बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10,000, 6,000 और 4,000। थर्ड एंट्री किस बात की बनेगी? भाई हमने आईएफआर बांट दिया, हमने पी एंड एल बांट दिया, अब हमारे पास बस एक गुडविल रह गई है। पर मैम गुडविल की एंट्री तो बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। कृपया करके इसे पीछे पेज पे ना निकाले, क्योंकि इसका 1 नंबर मिलता है बोर्ड में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालने का। तो जहां आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं आप इसे भी निकाल के शो करेंगे, इसके नंबर मिलते हैं। अलग से पीछे जाके नहीं निकालना है, पता चले रफ में निकाल रहे हो आप इसे। तो समीक्षा के लिए, ऐश के लिए और दिव्या के लिए बेटा पुराना रेशो कितना है? 5:3:2 यानी 5/10, 3/10, 2/10 माइनस इनका नया रेशो कितना है? 2/10, 5/10 और 3/10। करिए सॉल्व। इसका आया 3/10 माइनस 2/10 और माइनस 1/10। ये जो माइनस में आ रही है ये गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? ऐश इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षा। जो गेन कर रहा है उसको मैंने डेबिट कर दिया। अब मैम अमाउंट कितना लिखें? गुडविल एडजस्टेड, या आपने गुडविल एडजस्ट तो कर दी। अब हम अमाउंट कितना लिखे? तो अमाउंट के लिए मैंने आपसे कहा था गुडविल को यहां मल्टीप्लाई कर देना बेटा। 3 लाख, 3 लाख गुडविल दी हुई है ना हमें, यहां से हमने इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। ऐश का अमाउंट कितना आ गया बेटा? 60,000। दिव्या का अमाउंट कितना आ गया? 30,000 और इसका अमाउंट कितना आ गया? 90,000। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। नेक्स्ट निकालो 35। PQR पार्टनर्स हैं बेटा एक फर्म में 2:1 के रेशो में। देयर बैलेंस शीट शो अ जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया अब हमारे रेशो इक्वल होगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको जनरल एंट्री दी है, निकालनी है, लेकिन नीचे 2 केस दिए हैं, अलग अलग केसेस में निकालना है। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, जब वो बांटना चाहते हैं और जब वो नहीं बांटना चाहते, मतलब जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं और जब वो नहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैंने आपसे बोला था आपकी एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जब आप इसे बांटेंगे तो डेबिट हो जाएगा और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, यानी 2P इज कैपिटल, 2Q इज कैपिटल और 2R इज कैपिटल। जनरल रिजर्व को उठाइए, कितना है? 3 लाख रुपए। और 3 लाख को किस रेशो में बांट दोगे बेटा? इनके ओल्ड रेशो में बांट देना। ओल्ड रेशो आपके पास क्या है? 2:1। 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। ये था मैडम जब ये बांटना चाहते हैं, केस 1। सेकंड केस में मैडम ये नहीं बांटना चाहते हैं, नहीं बांटना चाहते हैं और प्रॉफिट है, तो मैंने आपसे कहा था एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर ये प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहते हैं तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू
सेक्रीफाइस। तो मैडम पहले रेशो निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो। पहले मुझे ये चाहिए ओल्ड माइनस न्यू करके, तो P का, Q का और R का। बेटा ओल्ड रेशो कितना दिया है 2/5, 2/5, 1/5, और नया रेशो क्या था बेटा इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1:1 यानी 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम लीजिए, 1/15 मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। अब एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब आर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कर दूं टू पी इज कैपिटल अकाउंट और टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट। मैडम अमाउंट कितना लिखे हैं, तो बेटा जनरल रिजर्व कितना था 3 लाख, तो मैंने आपको कहा मल्टीप्लाई में आप 3 लाख लिख दीजिए, अमाउंट सबके आ जाएंगे, इनके सामने जो अमाउंट आ रहा है वही लिखना है। 20,000, 20,000 और 40,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट निकालो क्वेश्चन नंबर 36। माही नीना पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 36 करा रही हूं बेटा। माही नीना और पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। पहले रेशो 1:1 था, अब 2:3 है। फर्म की बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है, ध्यान रखना डेबिट बैलेंस लॉस होता है। P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड गिवन होता है जो कि एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू विद द अबव बैलेंस इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। इस लाइन का मैडम हिंदी में क्या मतलब है, यहां तो नहीं लिखा बांटना है कि नहीं बांटना, बेटा उसकी लाइन पढ़िए। पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि टू कंटिन्यू, ये बैलेंस एज इट इज रहेगा बैलेंस शीट के अंदर चेंज के समय भी, कि मैम आपको इसको बांटना नहीं है, ये एज इट इज इसके साथ ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में जाएंगे। तो इसका मतलब दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द P&L का डेबिट बैलेंस। मैडम अब एंट्री क्या करें, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने कराया था कि पार्टनर्स अगर लॉस को नहीं बांटना चाहते तो एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग टू गेन। बेटा अगर प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहते तो गेन टू सैक्रिफाइस, और अगर लॉस को नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइस टू गेन। तो इसका मतलब पहले मैम वो निकाल ले, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। पार्टनर्स के नाम क्या है, माही और नीना। बताइए बेटा इनका ओल्ड रेशो कितना है, इक्वल यानी 1/2, 1/2, 1:1, ये ओल्ड रेशो है, माइनस इनका नया रेशो कितना है 2/5 और 3/5। एलसीएम लो बेटा, 1/10 माइनस का 1/10, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है और ये गेन कर रहा है। अब मैंने आपको बोली है एंट्री सैक्रिफाइस टू गेन बनेगी, मतलब इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। तो माही इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीना इज कैपिटल अकाउंट। लॉस है और बांटना नहीं चाह रहे हैं इसलिए मैंने सैक्रिफाइस टू गेनिंग करी है। P&L बैलेंस एडजस्ट। अमाउंट कितना लिखें, तो अमाउंट कितना था बेटा 40,000, यहां मल्टीप्लाई कर दो 40,000। अब जो अमाउंट आ रहा है उसे लिख दो 4,000 और 4,000। ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट निकालो बेटा क्वेश्चन नंबर 37। XYZ पार्टनर्स है बेटा 5-3-2 के रेशो में। इन्होंने डिसाइड किया टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2-3-5, नया रेशो गिवन है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू का मतलब है कि वो इन्हें बांटना नहीं चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो जो एंट्री आप बनाते हैं प्रॉफिट्स के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस के लिए सैक्रिफाइस टू गेन, उसी अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो आपको एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा, यहां लिख लेते हैं हम। ओल्ड रेशो कितना गिवन है, ओल्ड रेशो आपको गिवन है 5, 3 और 2। किस किस का है ये बेटा, एक्स, वाई और जेड का। न्यू रेशो कितना गिवन है बेटा 2, 3 और 5। आपको जनरल रिजर्व जो आपको पता ही है क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, कितना गिवन है 24,000। P&L का बेटा डेबिट बैलेंस यानी माइनस का लॉस कितना गिवन है 12,000। इन्हें बांटना नहीं है बेटा, उसने पहले बोल दिया विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, कह रहा है मैडम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो मतलब आप ये कहेंगे मैम इसकी तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस और इसकी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन, तो 2 एंट्री पास करें, नहीं जी एक ही एंट्री पास करेंगे। फाइनली किसकी, प्लस का 24,000 और माइनस का 12,000, तो आंसर आया पॉजिटिव का 12,000। हम सिर्फ इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। किस किस का? एक्स वाई जेड। पुराना रेशो कितना है बेटा? 5/10, 3/10, 2/10 माइनस नया रेशो कितना है? 2/10, 3/10, 5/10। एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा? 3/10 और ये नील, ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है, ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये माइनस का 3/10 मतलब कि गेन कर रहा है। अब मैडम जनरल एंट्री क्या बनाओगे बेटा? ये जेड गेन कर रहा है इसलिए जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2x इज कैपिटल अकाउंट क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मैम अमाउंट कितने से लिखोगे? मैंने कहा बेटा फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? 12,000, तो 12,000 से लिखना है। मतलब यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो 12,000 से लिखेंगे 3600 और 3600। यहाँ लिखना एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व एंड P&L का बैलेंस। इसके लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए 38। रंभा उर्वशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 13:12। From 1st April 2024 they decided to share future profit and losses in the ratio 12:13। पहले बेटा रेशो था 13-12, अब रेशो है 12 और 13। इस डेट पर बैलेंस शीट में बेटा डेबिट बैलेंस दे रखा है 2.5 लाख का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का और 5 लाख कंटीजेंसी रिजर्व। दो बैलेंस है आपके पास, एक तो एक्यूमुलेटेड लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से और एक कंटीजेंसी रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। पार्टनर ने डिसाइड किया है टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कि मैम लॉस को तो वो बांटना चाहते हैं बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट कंटीजेंसी रिजर्व, लेकिन मैम वो रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं। रिजर्व की एंट्री वो वही बनाएंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि पता है आपको कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट है और अगर प्रॉफिट का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब ये कहता है मैडम जनरल एंट्री पास कर दो, तो भाई जनरल एंट्री के लिए आपको वो तो चाहिए ही कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो कंटीजेंसी रिजर्व के लिए। तो कौन कौन पार्टनर्स हैं? रंभा और उर्वशी। पुराना रेशो कितना था बेटा इनका? 13 और 12 यानी 13/25 और 12/25। नया रेशो कितना है? 12-13, इसका मतलब 12/25 और 13/25। यहाँ आ जाएगा 1/25, ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ आ जाएगा -1/25, ये बंदा गेन कर रहा है। अब एंट्री पहले एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ कर लेते हैं बेटा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का बैलेंस डेबिट है, जब आप उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। रंभा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उर्वशी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जो चीज डेबिट थी आपने उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया और पार्टनर के हिस्से में लॉस को ट्रांसफर कर दिया। कितना अमाउंट है बेटा? ये 2.5 लाख से आपको ट्रांसफर करना है, तो 2.5 लाख को ओल्ड रेशो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो, ये तो ओल्ड रेशो में ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ओल्ड रेशो कितना था? 13-12, तो 1,30,000 और 1,20,000, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब मैम ये कंटीजेंसी रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर यानी उर्वशी। उर्वशी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रंभा इज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैडम अमाउंट कितना दिखाएं? तो बेटा कंटीजेंसी रिजर्व कितने का है? 5 लाख, यहां लिखिए 5 लाख, तभी आपके अमाउंट निकलेंगे। $20,000 और 20,000 जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39। तन्वी, रानी, दिव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन एन एग्रीड रेशो। अग्रीड रेशो बोला है बेटा, ये मत कहना कि मैम रेशो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान ले, क्या कुछ तो रेशो है पता नहीं है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5-2-3। अब उन्होंने डिसाइड किया अब हमारा रेशो रहेगा 5-2-3। इसका मतलब क्वेश्चन में ओल्ड गिवन नहीं है पर नया है, और ओल्ड गिवन ना होने का मतलब ये नहीं है कि मैम इक्वल ले लें। वो बात अलग है कि आपको पता है कि मैम जब डीड नहीं होती है, रेशो गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो हम इक्वल लेते हैं, पर इसने बकायदा लाइन बोली है एग्रीड रेशो। और अगर आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहां स्पेशली बोला गया है कैलकुलेट ईच पार्टनर इज गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। They also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing a single adjustment journal entry।
कह रहा है मैम ये जो तीन चीजें आपको दी हुई है ना, जनरल रिजर्व, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनके भी एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री तो पास होगी, एक सिंगल जनरल एंट्री। उसके बाद आपको वो जनरल एंट्री भी खुद ही बना के दे दी इन्होंने कि मैम तन्वी तो हो रही है डेबिट, मतलब तन्वी कर रही है गेन, और दिव्या हो रही है क्रेडिट, मतलब दिव्या कर रही है सैक्रिफाइस। अब कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर इज गेन सैक्रिफाइस, हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन बता दो, कौन कितना कर रहा है, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो। तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, किस चीज का, जिन्हें मुझे ट्रांसफर नहीं करना है पर मुझे एक्चुअल अमाउंट तो लेना है कि कितना अमाउंट मेरा एडजस्टमेंट के थ्रू पास होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व, P&L, क्रेडिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये मैंने यहां निकाल दिया कि भाई जनरल रिजर्व कितना दिया है क्वेश्चन में 230, P&L का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव का 120, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस को रिप्रेजेंट करता है तो नेगेटिव का 50। तो मैम टोटल जो नेट इफेक्ट 3 लाख रुपए आपका आया, जिसके थ्रू आपने जनरल एंट्री पास करी होगी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है उसके थ्रू मैंने निकाला होगा। ठीक है, उसके बाद गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना कि एक पार्टनर कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। फिलहाल यहां मुझे तन्वी डेबिट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो गेन कर रही है, तो यहां आपको लिखना है गेन बाय तन्वी कि तन्वी कितना गेन कर रही है। तो भैया टोटल अमाउंट कितना है 3 लाख और तन्वी के सामने अमाउंट कितना है 60,000, तो जितना तन्वी के आगे अमाउंट लिखा है बेटा डिवाइड में टोटल अमाउंट, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस बंदी का गेन 1/5। ऐसे ही सैक्रिफाइस बाय दिव्या, आपको पता है दिव्या क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो सैक्रिफाइस कर रही होगी, तो इसका भी सेम निकालना है, जितना अमाउंट दिव्या के आगे लिखा हुआ है वो डिवाइड में टोटल जिसका आपने इफेक्ट डाला है, तो सेम आ जाएगा बेटा 1/5। तो ये हमने जो इससे हमसे पहली लाइन पूछी थी कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, हमने वो निकाल लिया। अब इसने मेरे से पूछा है कि मैडम ओल्ड रेशो और बता दो कैसे निकालोगे। तो भाई हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था कि मैम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, या फिर हमने गेनिंग का पढ़ा है, गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, फिलहाल मुझे ओल्ड चाहिए, तो ओल्ड चाहिए तो ओल्ड के लिए मैम आप क्या करोगे, मैंने कहा बेटा इस ओल्ड को यहीं छोड़, सैक्रिफाइस में न्यू ऐड कर दे, मतलब ओल्ड इक्वल टू में न्यू प्लस में सैक्रिफाइस, हम ये कर सकते हैं। और अगर मैडम गेन हुआ तो बेटा माइनस कर देंगे। इसका मतलब अगर कोई बंदा, फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स। मैम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा न्यू शेयर में, यानी न्यू शेयर में अगर बंदा सैक्रिफाइस कर रहा हो तो प्लस कर देना, और अगर बंदा गेन कर रहा हो तो माइनस कर देना। हमारे पास 3 पार्टनर थे, कौन कौन है, पहले तन्वी की बात करते हैं। तन्वी का नया रेशो क्या आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है मैम, कितना गिवन है 5, 2 और 3। तन्वी का बेटा नया रेशो कितना है 5/10, ये सबसे पहले मुझे तन्वी का दिया हुआ है। ऐसे ही लिख लो बेटा रानी का नया शेयर कितना है, रानी का है मैम 2/10, और ऐसे ही लिख लीजिए दिव्या का शेयर कितना है, जो नए वाला है उसकी बात कर रही हूँ, 3/10, 5, 2, 3 दिया हुआ था। अब मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए तन्वी गेन कर रही है, गेन के लिए हमें क्या करना है माइनस, कितने से 1/5 से। रानी, मैम रानी तो कुछ भी नहीं कर रही है, भाई गेन तन्वी कर रही है, सैक्रिफाइस दिव्या, तो रानी का एज इट इज छोड़ दो। दिव्या, अब मैम दिव्या क्या कर रही है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के लिए क्या करेंगे प्लस, कितने से करना है 1/5 से। अब इनका एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा ये, तो इसका तो आया 3/10, ये ऑलरेडी एज इट इज है 2/10, और इसका और सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा ये 5/10। इसका मतलब जो पुराना शेयर था वो 3, 2 और 5, पुराना शेयर कितना था 3, 2, 5, डिनोमिनेशन बराबर रहना चाहिए बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल नहीं आ रहा है और आप फिर सीधा रेशो लिख रहे हैं। अगर किसी का डिनोमिनेशन बराबर नहीं आता है तो एलसीएम लेके आप उसे इक्वल करेंगे। नेक्स्ट निकालो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का ABCD पार्टनर्स है बेटा 2:1 के रेशो में। They decided to share future profit loss 3:2:3. For this purpose, goodwill of the firm valued at 150. और गुडविल की एंट्री आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है। देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व 60,000, बेटा बैलेंस शीट में रिजर्व भी आपको गिवन है, गुडविल आपको चेंज के समय वाली गिवन है, बैलेंस शीट में रिजर्व आपको गिवन है। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो, दूसरा जनरल एंट्री पास कर दो, और ये मानते हुए एज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व नहीं बांटना है बेटा। तो देखो जब रिजर्व नहीं बांटना है तो आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर ना बांटना हो तो जनरल एंट्री उसकी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है।
अगर मैं प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहती हूं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे गुडविल की बनती है। तो बेटा मैं गुडविल के लिए और रिजर्व के लिए अलग अलग एंट्री नहीं बनाऊंगी। अरे जब गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस है और रिजर्व की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस है, तो दोनों के अमाउंट को टोटल करके एंट्री बनाओ ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले निकालो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले ये निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, ए बी सी और डी। बेटा पुराना रेशो कितना है, 2 to 1 1, 2 2 4 5 6, 2/6 2/6 1/6 1/6 माइनस 3 और 2 5 और 2 7 और 3 3/10 2/10 2/10 और 3/10। एलसीएम लो बेटा, कितना आ जाएगा, 1/30 पॉजिटिव सैक्रिफाइस, 4/30 सैक्रिफाइस माइनस 1/30 गेन माइनस 4/30 गेन। एंट्री क्या बनेगी बेटा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दो। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल अकाउंट और 2B इज कैपिटल अकाउंट। मैम अमाउंट कितना लिखें बेटा, गुडविल कितनी थी 150 और रिजर्व कितना था 60,000। मैं दोबारा बोल रही हूँ, गुडविल कितनी थी, नेट इफेक्ट डालना है आपको, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में नेट इफेक्ट लेके दिखाया था, आप वैसे लिख के दिखाएंगे। 150 की गुडविल है, 60 का रिजर्व है, 210 का नेट इफेक्ट आपको डालना है, तो यहाँ 210 ही लिखना है। अब जो अमाउंट आए आप वो लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 7,000 28 7,000 और 28। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल एंड जनरल रिजर्व। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी, अरुण एंड वरुण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद इफेक्ट फ्रॉम, अब इन्होंने डिसाइड किया रेशियो हमारा रहेगा 1:2। इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ये तो बेटा शुरुआत से अभी तक यही मेथड सिखाते आई हूँ मैं गुडविल के। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि मैम अगर गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट निकालो फिर गुडविल निकालो, और प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 3 सालों के। रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 110, रिजर्व भी दे रखा है बेटा क्वेश्चन में आपको। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, और बेटा रिजर्व बांटना नहीं चाहते, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया है कि गुडविल में जनरल रिजर्व ऐड करके एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर देना अगर नहीं बांटना चाह रहे हैं, और एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ मैंने निकाल दिया बेटा, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो पॉजिटिव का 1/15 नेगेटिव का 1/15, ये सैक्रिफाइस करा ये गेन। फिर आपको गुडविल निकालनी मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, मैंने तीनों को ऐड किया, डिवाइड किया 3 से, एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे पास था, फॉर्मूला आपको याद होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो मेरी गुडविल आ गई। अब मुझे नेट इफेक्ट देना है, किसका देना है बेटा, जनरल रिजर्व का और गुडविल का, तो मैंने दोनों को प्लस किया 4.5 लाख। अब आपने क्या करना है, इस 4.5 लाख को उठाइए बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालिए कितना आएगा, और एंट्री क्या बनेगी, जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब वरुण इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण इज कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्री पास कर दी, कितना आ गया 30,000। 40 के बी तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।